नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। फिलीपींस में 85 फौजियों को लेकर जा रहा एक मिलिट्री प्लेन इतवार के रोज क्रैश हो गया। प्लेन ने कागायन डी ओरो सिटी से उड़ान भरी थी। आर्मी चीफ जनरल सिरोलिटो सोबेजाना ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि C-130 प्लेन में आग लग गई थी। हादसे में 17 फौजियों की मौत हो गई। हालांकि इसमें सवार 40 फौजियों को बचा लिया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त प्लेन को सुलू रियासत के जोलो आइलैंड पर लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी। सोबोजाना ने बताया कि राहत और बचाव दल के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि हादसे में कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे। प्लेन में मौजूद ज्यादातर फौजियों ने हाल ही में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। इन लोगों को दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए मशहूर आइलैंड्स पर तैनात किया जाना था। Nahulog yung plane. Malayo sa, malayo. Yun o, kuhan. Man, kaulukan yun. Nalakad siya. Grabe. Woo! How na? Allahu Akbar. Ano kaya may nakasurvive? सऊदी वजारत हज उम्रा इस वक्त मीना में आज़मीन हज के क़याम के ठिकाने तैयार करने पर काम कर रही है। वजारत के तर्जुमान इंजीनियर हुशाम सईद ने इत्तला फराहम की। हुशाम के मुताबिक मकामात मुक़द्दसा में इंतज़ामी उमूर और खैमों को मुनज़्ज़म करने के सिलसिले में 4 मरकज़ी रंगों का तयन किया जाएगा। इसी तरह उन मकामात के महल वक़ूफ़ को हुज्जाज ग्राम के स्मार्ट कार्ड के साथ मरबूत किया जाएगा। इन इक़दामात का मकसद आज़मीन हज की नक़्ल व हरकत को आसान और मुनज़्ज़म बनाना है। उधर वजारत हज उम्रा ने हज सीजन में टूर ऑपरेटिंग के निज़ाम में शरीक 9 इदारों को जॉइंट स्टॉक कंपनियों में तब्दील कर दिया है। हज उम्रा के नायब वजीर डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मुशाद के मुताबिक मज़कूरा इदारे अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की तवील तारीख रखते हैं। मुशाद ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में तमाम कंपनियों की सब्सक्रिप्शन यानी IPO निज़ाम के मुताबिक शफाफ तरीके से पेश की गई। नायब वजीर ने बावर कराया कि ये पेशरफ सरमायाकारी के मैदान में तनों पैदा करेगी। इस मकसद के लिए इंतज़ामी उमूर की अहलियत और तजुर्बा रखने वाले अफराद का तखर्रुर अमल में आएगा। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर 36 पैसे और डीजल पर 20 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 103 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत फी लीटर 97 रुपये 40 पैसे तक जा पहुंची है। 2 माह के अरसे के दौरान 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये 18 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 70 पैसे का इजाफा किया गया। बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इंतखाबात के नताइज के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताहम मई के दूसरे हफ्ते से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया गया। जुलाई में 2 मरतबा पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे ने आम आदमी के बोझ में काफ़ी इजाफा कर दिया है। आम आदमी का कहना है कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में जारी गैर मामूली इजाफे से ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबेजात पर असर पड़ रहा है और रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने इतवार के रोज़ उत्तराखंड के वज़ीर आला
के ओहदे का हलफ ले लिया। वो रियासत के सबसे कम उम्र के वज़ीर आला है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर आला के बाद सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल और दीगर वुज़रा को भी हलफ दिलवाया गया। ये सभी पहले भी वज़ीर रह चुके हैं। वज़ीर आला बनते ही धामी एक्शन में आ गए। उन्होंने रात 8 बजे कैबिनेट की पहली मीटिंग भी बुलाई। उनके सामने खुद से काफ़ी सीनियर वुज़रा को साधने की चुनौती है। हफ्ते के रोज़ बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में धामी के नाम पर सहमति बनी थी। ओहदे का हलफ लेने से पहले धामी डायस से उतरकर सीनियर वजीर सतपाल महाराज से मिलने भी गए। सतपाल महाराज धामी को सीएम बनाने से नाराज बताए जा रहे थे। लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अक्सर चुनावी मुद्दा बनने वाला डीएनए फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान डीएनए को लेकर बयान दिया। संघ के सरबराह ने कहा कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी मजहब के क्यों न हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इत्तेहाद की बातें भी ख्याली हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। लोगों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हम आपको बता दें कि आरएसएस सरबराह ने इससे पहले भी एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोगों की इबादत के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने राफेल जेट सौदे में होने वाले घोटाले के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एक मरतबा फिर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सवाल पूछकर लोगों से जवाब मांगा है कि आखिर वजीर आजम मोदी राफेल सौदे की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से तफ्तीश से क्यों बच रहे हैं। सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी ने 4 मुतबादिल भी पेश किए, जिनमें से एक मुतबादिल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुर्म साबित होने के खौफ से इस पूरे मामले की जेपीसी से तफ्तीश कराने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरा मुतबादिल है कि वज़ीर आज़म मोदी के दोस्त इस सारे घोटाले में फंस रहे हैं और वो अपने तमाम दोस्तों को बचाना चाहते हैं, लिहाजा इस मामले की जेपीसी से तहकीकात नहीं कराना चाहते। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत जेपीसी तहकीकात के लिए क्यों तैयार नहीं है। एहसास जुर्म की वजह से उन्हें अपने कसूरवार दोस्तों को भी बचाना है। जेपीसी को राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए। ये तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं। ख्याल रहे कि कांग्रेस शुरू से ही राफेल सौदे में घोटाले का इल्जाम आयद करती रही है। पार्टी ने हफ्ते के रोज भी जेपीसी की तहकीकात का मुतालबा करते हुए ये भी कहा था कि फ्रांस में इस घोटाले की तहकीकात की जा रही है, लिहाजा हिंदुस्तानी हुकूमत को भी जेपीसी के जरिए इसकी तहकीकात करानी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर कायद पवन खेड़ा ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्लॉजेस को हटाया जाता है तो कहां की है ये इंटर गवर्नमेंटल डील, कहां है ये आईजीए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जिन पिलर्स पे जिन स्तंभों पर खड़ी होती है वो स्तंभ तो एक एक करके आपके सामने टूटे। न ये मिनिमम प्राइस है, और मिडिल मैन की बात जो दूसरा स्तंभ था वो आपने पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अप्रैल में आपके सामने बताया था। एक मिडिल मैन जो किसी और डील में ईडी ने जिसको गिरफ्तार किया था उसके पास जो कागज बरामद हुए, ईडी ने तो उन कागजों का क्या किया हमें नहीं मालूम, फ्रांस ने उन कागजों का हवाला देते हुए यह खुलासा किया था अप्रैल में कि गिफ्ट्स दिए गए, करोड़ों करोड़ों रुपए इस तथाकथित मिडिलमैन को दिए गए, राफेल की डील में दिए गए। तो ये 3 स्तंभ जो आईजीए के होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के होते हैं, वो तीनों स्तंभ आपके सामने चूर चूर चकनाचूर जमीन पर दिख रहे हैं। और उसके मलबे में से भी आवाजें आ रही हैं, जांच होनी चाहिए। और एक बात बार बार हम स्पष्ट तौर पे लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, राफेल फाइटर जेट्स
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स माने जाते हैं। यही कारण था कि यूपीए के वक्त जब यह प्रक्रिया चल रही थी और काफी आगे बढ़ चुकी थी, जब एचएएल को भी हमने ऑफसेट पार्टनर बनाया था, जब 108 हवाई जहाज राफेल के हिंदुस्तान में बनने की बात उस एग्रीमेंट, उस टेंडर में थी, उस टेंडर में एंटी करप्शन क्लॉज था। वो टेंडर 570 करोड़ प्रति हवाई जहाज था। ये यूपीए का टेंडर आप साथ में रखिए और इधर मोदी जी का तथाकथित जो रेडी से क्लॉजेस को हटाया जाता। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वो नए आईटी कवानीन के तहत इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और इंटरिम रेसिडेंट ग्रीवेंसेस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में है। इस बीच इंडियन यूजर्स की जानिब से की जा रही शिकायतें ग्रीवेंस ऑफिसर देख रहा है। एक वकील अमित आचार्य की जानिब से दायर पिटीशन के जवाब में कंपनी ने यह हलफनामा दाखिल किया है। पिटीशन में कहा गया था कि ट्विटर मरकज के नए आईटी कवानीन पर अमल नहीं कर रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने यह भी कहा कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की डेफिनेशन के दायरे में आ सकती है। नए आईटी कवानीन को मरकजी हुकूमत ने फरवरी में नोटिफाई किया था। ये कवानीन या गाइडलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत साइबर स्पेस में कंटेंट के पब्लिकेशन से को रेगुलेट करते हैं। ट्विटर ने कहा कि नए आईटी कवानीन के सेक्शन 3(2) और सेक्शन 4(1)(c) के मुताबिक उसने एक इंटरिम रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया था। हालांकि 21 जून को उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कंपनी के मुताबिक यह कहना सही नहीं है कि उसने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर अब ये आगे देखना यह होगा कि ट्विटर क्या गवर्नमेंट के जानिब से डिक्टेट किए गए सभी गाइडलाइंस पर अमल करता है। इस पर ट्विटर ने तर्क दिया था कि यह पिटीशन मानने लायक नहीं है। आचार्य ने कवायद के तहत अपनी शिकायत सुनी जाने का इंतजार किए बिना वक्त से पहले अदालत का रुख किया था। आचार्य के पास उन ट्वीट्स के बारे में शिकायत करने का इख्तियार नहीं था। ट्विटर की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई और दाढ़ी काटने का एक वीडियो वायरल करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने ट्विटर इंडिया समेत 5 लोगों को फिर से नोटिस भेजा है। सभी को गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन में आकर बयान दर्ज कराने को कहा गया। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एक्स रेसिडेंट ग्रीवेंसेस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर को नोटिस जारी किया। इसके अलावा द वायर के सिद्धार्थ वृद्धराजन समेत मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद और सलमान निजामी को फिर से नोटिस भेजा गया। पुलिस ने कहा कि बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में जो ट्वीट हुए थे उसके सिलसिले में पुलिस स्टेशन आकर अपने अपने बयान दर्ज कराएं। इससे पहले गाजियाबाद की लोनी पुलिस स्टेशन ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को भी नोटिस दिया था, जिसके जवाब में महेश्वरी ने कहा था कि तनाज़े से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे टॉपिक को डील नहीं करते। 5 जून को बुलंदशहर के अनूप शहर के रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद गाजियाबाद गए थे। वहां एक मकान में उन्हें कैद करके उनकी पिटाई हुई थी। इस मामले में 14 जून को लोनी बॉर्डर में पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब 11 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से 10 को जमानत भी मिल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी से एक्सपेल किए गए साबिक एमपी दाऊद अहमद पर लखनऊ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। इंतजामिया ने इतवार की सुबह रिवर बैंक कॉलोनी में उनकी 5 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे गिराने में इंतजामिया को 5 घंटे लगे। इस दौरान एक हादसा भी हुआ। बिल्डिंग का मलबा पोकलैंड पर गिर पड़ा, जिसके चलते ड्राइवर मलबे के बीच फंस गया। उसे 45 मिनट के बाद रेस्क्यू किया गया, वो महफूज है। इंतजामिया के मुताबिक दाऊद की यह बिल्डिंग नाजायज तरीके से तैयार करवाई गई थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान एनओसी नहीं लिया गया, जबकि डिपार्टमेंट बार बार नोटिस जारी करा था। बावजूद उसके दाऊद ने इसे इलीगली तामीर करवाया। अब लखनऊ इंतजामिया ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एएसआई और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया है। दाऊद अहमद 1999 से 2004 तक शाहबाज सीट से बीएसपी के टिकट पर एमपी रहे। शाहबाज सीट में आखिरी इलेक्शन 2004 में हुआ था। परिसीमन बदलने के बाद यानी पूरे हालात बदलने के बाद 2008 में ये सीट हरदोई के नाम से चेंज हो गई। 2007 से 2012 तक
पिहानी हरदोई से वो एमएलए रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह की हालत नाजुक होती जा रही है। उन्हें अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 24 घंटे उनके लिए काफ़ी अहम है। साबिक सीएम से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ के बाद अब वजीर दिफा राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। हालांकि सीएम योगी की तरह कल्याण सिंह इन दोनों कायदीन को भी नहीं पहचान पाए। इस बीच खबर आ रही है कि कल्याण सिंह को जल्द ही पीजीआई में शिफ्ट किया जा सकता है। हफ्ते की शाम ब्रेन स्ट्रोक और फिर माइनर हार्ट अटैक आने पर कल्याण सिंह को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इतवार के रोज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मिलने पहुंचे थे। वहां कल्याण सिंह सीएम योगी को नहीं पहचान पाए। डॉक्टर्स के मुताबिक साबिक सीएम के सोचने और समझने की सलाहियत कमजोर हो गई है। पंजाब के बटाला में इतवार की सुबह एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया। एक मामले को लेकर एक ही खानदान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इस वाकये में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें अमृतसर रिफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की मुख्तलिफ पहलुओं की बुनियाद पर जांच कर रही है। मामला इलाके के गांव पुराना बल्लरवाल का है। मरने वालों की पहचान 65 साल के मंगल सिंह, उनके बेटे उजागर सिंह, सुखविंदर सिंह और उनके बेटे मंगल सिंह, जसवीर और बबनदीप सिंह है। उन्हीं के खानदान के हरमनदीप सिंह और जसप्रीत सिंह जख्मी हुए हैं। दोनों को पहले बटाला सिविल हॉस्पिटल और फिर अमृतसर रिफर किया गया। वहीं लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया। इतला मिलने के बाद पुलिस के आला ओहदेदार मौके पर पहुंचे और जांच का आगाज किया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक चलती प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में बदल गई। बस को लपटों से घिरा देख ड्राइवर और कंडक्टर वहां से भाग निकले। चीख पुकार के बीच मुसाफिरीन ने मदद के लिए किसी को आता ना देख खुद ही जैसे तैसे खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। बस में 60 मुसाफिर सवार थे, सभी महफूज हैं। आगरा कानपुर हाईवे पर इटावा के जसवंत नगर में हादसा हुआ। यहां सराय भूपत रेलवे क्रॉसिंग के पास सागर ढाबे के सामने रात 2 बजे के करीब बस में अचानक आग लग गई। बस 60 मुसाफिरीन को लेकर दिल्ली की जानिब जा रही थी। सड़क पर दौड़ती बस में पहले तो चिंगारी उठी, फिर धीरे धीरे आग तेज होने लगी तो ड्राइवर ने बस सड़क किनारे रोक दी। आग की लपटें तेज हुई तो मुसाफिरीन को बस में फंसा छोड़कर ड्राइवर कंडक्टर दोनों भाग निकले। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक खातून प्लेटफॉर्म पर बेहोश हो गई। ये देख उसकी 2 साल की बच्ची रोने लगी। उसने मां को झिंझोड़ा कि शायद अब वो उठ जाए। खातून बेसुध पड़ी रही। थोड़ी देर बाद बच्ची की नज़र कुछ दूर पर खड़ी आरपीएफ की खातून कांस्टेबल पर पड़ी। उसने अपने नन्हे कदमों को आगे बढ़ाते हुए कांस्टेबल की उंगली को पकड़ लिया। ये देख आरपीएफ के मुलाजिमीन हैरान रह गए। कुछ देर के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि बच्ची क्या कहना चाहती है। रोते बिलखते हुए बच्ची खातून कांस्टेबल की उंगली पकड़कर उसे खींच रही थी। इसके बाद खातून कांस्टेबल उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब कांस्टेबल प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़ी खातून के पास पहुंची तो उसे मामला समझने में देर नहीं लगी। फौरी उस खातून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि उस खातून को अभी होश नहीं आया। ये पूरा मामला सुबह करीब 8 बजे का है। खातून की उम्र करीब 30 साल होगी। उनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। उनके पास 6 माह का बच्चा, एक और बच्चा था और 2 साल की बेटी थी। मासूम बेटा अपनी मां के ऊपर लेटा हुआ था। इस खातून कांस्टेबल ने फौरी इसकी इत्तला जीआरपी को दी। जीआरपी ने खातून को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जीआरपी इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी खातून की शिनाख्त नहीं हुई। वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर प्लेटफॉर्म चेंज करने वाली सीढ़ियों के पास बेहोश मिली थी। उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के बारे में जीआरपी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को इत्तला दी है। फिलहाल जीआरपी बच्चों की देखभाल कर रही है। अब बात कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। आज रात 8 बजे तक
कोरोना के मजबूरी केसेस की तादाद 18,43,46,489 हो गई और अब तक इस वबा से 39,89,346 अफराद जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,16,56,361 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के 42,751 नए मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटों में हुई। 51,775 ठीक हुई और 932 की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 9,986 की कमी आई। अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 5 लाख से कम हो गया है। वहीं रोजाना आने वाले कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। चारशंबे के रोज 48,606 नए केसेस आए थे। उसके बाद जुमेरात को 46,781 और जुमे के रोज 44,185 कोरोना के मामले सामने आए। हफ्ते को भी इसमें कमी दर्ज की गई और केसेस 43,000 से कम आए। मुल्क में अब जुमला 4,80,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं नए मरीजों का आंकड़ा 9 दिन से लगातार 50,000 से कम बना हुआ है। दिल्ली में इतवार के रोज अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। एक और सहूलियत देते हुए बिना ऑडियंस के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेज खोलने पर अभी भी रोक रहेगी। सोशल या सियासी या समाजी जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योगा सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी गई थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर, नर्सेस और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने इतवार के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये डिमांड की है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि वबा के वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस तरह मुल्क की खिदमत की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी को इसमें फेलिसिटेट करना चाहिए। मोदी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि मैं मरकजी हुकूमत से अपील करता हूं कि इस साल का भारत रत्न डॉक्टरों को दिया जाए, उन्हें फेलिसिटेट किया जाए और इससे उन्हें एजाज देने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। वेस्ट बंगाल में फर्जी आईएएस अफसर देबांजन देव की जानिब से कई फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि एक नया मामला सामने आया है। दरअसल टीएमसी लीडर और आसनसोल की साबिक डिप्टी मेयर ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वैक्सीनेशन सेंटर में नर्स से वैक्सीन और इंजेक्शन छीनकर एक खातून को टीका लगा दिया। ये पूरा वाकया डॉक्टरों और आला ओहदेदारों की मौजूदगी में हुआ। हालांकि अब जब इस पर बवाल मचा तो उस खातून ने, जिनका नाम तबस्सुम आ रहा है, उन्होंने अजीब और गरीब जवाब देते हुए कहा कि मैं तो नाटक कर रही थी ताकि वैक्सीन को लेकर लोगों का डर दूर हो सके। कोरोना को रोकने और उसके इलाज के लिए दवा बनाने की कोशिश दुनिया भर में की जा रही है। इस बीच लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट और दंडी यूनिवर्सिटी ने मिलकर 5,000 से ज्यादा दवाइयों और मेडिकल से जुड़े केमिकल्स पर रिसर्च की है। रिसर्च में 15 ऐसे ड्रग्स सामने आए हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 वायरस के इलाज में किया जा सकता है। इन दवाइयों की मदद से अलामात को कम करने के साथ साथ रिकवरी को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इन दवाइयों से ब्लड कैंसर जैसे संगीन बीमारियों के साथ कोरोना से जूझ रहे मरीजों को फायदा मिलेगा। ऐसे मरीजों पर वैक्सीन ज्यादा असरदार नहीं होती है। रिसर्च के दौरान सभी 5,000 ड्रग्स को कोरोना के 7 अलग अलग एंजाइम्स पर टेस्ट किया गया। कोरोना के इलाज के लिए जिन दवाओं की पहचान की गई उनमें से कुछ का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। इसमें एक लोमेग्यूट्रिप का इस्तेमाल किया गया है जो स्किन कैंसर की एक बीमारी में किया जाता है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। दूसरे ड्रग का नाम सुरामिन है। इसका इस्तेमाल अफ्रीका में पाए जाने वाली नींद की बीमारी और रिवर ब्लाइंडनेस, ये एक तरह का अंधापन होता है, उसमें किया जाता है। रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट की टीम में एक जॉन डिफली ने बताया कि हमने एक केमिकल
टूल बॉक्स बनाया है, इससे कोरोना के इलाज में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि दुनिया भर के रिसर्चर्स का इस पर ध्यान जाएगा और इससे बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जाएगा। 15 मॉलिक्यूल्स की जांच रेमडेसिविर के साथ भी की गई। इस ड्रग को मुस्तकबिल में यानी मौजूदा दौर में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रिसर्चर्स इन ड्रग्स को अलग तरह से टेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। इसमें सभी ड्रग्स को अलग अलग टेस्ट करने के साथ मिलाकर भी टेस्ट किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि ड्रग का अकेले इस्तेमाल ज्यादा असरदार है या साथ मिलाकर। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनेरो कोरोना वैक्सीन खरीद में घोटाले के इल्जामात में फंस गए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक यह मामला भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डील से जुड़ा है। जीआई वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने हिंदुस्तान की कोवैक्सीन की खरीद में ज्यादा कीमत चुकाने पर सदर की जांच को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते ही एस्ट्राडो डी साओ पालो अखबार ने बताया था कि ब्राजील की हुकूमत ने इस वैक्सीन के 2 करोड़ डोज के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। एक डोज के लिए $15 यानी 1117 रुपये कीमत तय की गई। दिल्ली में ब्राजील के एम्बेसी के एक सीक्रेट मैसेज में बताया गया कि एक खुराक की सही कीमत 100 रुपये थी। इसके बाद अपोजिशन एमपीज ने पूरे मामले की जांच की मांग की थी। वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस रोजा वेबर ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिश पर सहमति जताते हुए 90 दिन के लिए जांच के लिए सहमति दे दी है। अफगानिस्तान में अमेरिका के फौजी इनखला के दरमियान तालिबान की हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के मजीद 13 अजला से सरकारी कंट्रोल खत्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने इत्तेहादी अफवाज के 700 से ज्यादा गाड़ियों और गोला बारूद पर भी कब्जा कर लिया। ताहम हुकूमत ने सरकारी फोर्सेस से होने वाली झड़पों के दौरान तालिबान को भी नुकसान होने का दावा किया। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 224 तालिबान मारे गए हैं, जबकि तालिबान ने हुकूमत के इन दावों को मुस्तरद कर दिया। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से अगस्त तक अफगानिस्तान से अपने तमाम फौजी निकालने की तैयारियां जारी है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है। दूसरी जानिब साबिक बरतानवी आर्मी चीफ ने अफगान तालिबान को अफगान जंग का फातेह करार देते हुए अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी फौजी ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम अफगान अवाम को अमन और बेहतर जिंदगी देने गए थे, लेकिन वहां अब मुसल्लह तालिबान गालिब है। दरियासना तालिबान के लगातार ताकतवर होने के पस मंजर में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से फौरी तौर पर तमाम फौजी एहलकारों को नहीं निकाल रहे हैं और कुछ फौजी अफगान हुकूमत के दिफा के लिए मौजूद रहेंगे। उधर इतलात है कि वाशिंगटन अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए कतर में अड्डा कायम करने का मंसूबा बना रहा है। वाज़ेह है कि 1 मई से जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने फौजी इनखला का आगाज किया, अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है और तालिबान ने दर्जनों अजला पर कब्जा कर लिया है। तालिबान जंगजुओं ने तकरीबन तमाम बड़े शहरों का मुहासरा कर लिया और हुकूमत के कंट्रोल से मजीद इलाके बाहर आ सकते हैं। अमेरिका में एक मशहूर कहावत है, जो सदर हार जाते हैं आमतौर पर वो चले जाते हैं, इख्तिदार की जानिब मुड़कर नहीं देखते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक मुख्तलिफ शख्सियत हैं। वो बार बार इशारे दे रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से वो सदारती ओहदे के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। फ्लोरिडा के सरसोटा में सेव अमेरिका रैली के जरिए वो अगले इंतखाबात के लिए ताल ठोकने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दरमियान अमेरिकियों ने अपना यौम आज़ादी मनाया था। सियासी जानकारों की माने तो रिपब्लिकन पार्टी के कायदीन के मुताबिक इस साल 6 जनवरी के बाद ट्रंप का ये पहला बड़ा खिताब रहा जब उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर अपने हामियों को अमेरिकी पार्लियामेंट तक मार्च के लिए कहा था। इसके बाद पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह जो गुटरस कहते हैं कि फ्लोरिडा ट्रंप के लिए मजबूत सियासी सपोर्ट का एक लॉन्च पैड रहा है। ये 2024 में दावेदारी की पहली रैली के लिए भी अहम हो सकता है। गुटरस ने 2012 में ट्रंप को खिताब के लिए टैंपा शहर में इनवाइट किया था। इसी के बाद ट्रंप को कौमी मीडिया में जगह मिली और वह इख्तिदार के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।